आज हमारे सामने अटूट इरादों की एक कहानी है। नाम है दीपक और जीत की इच्छा। ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की, जो बहुत ही मुश्किल हालात में रहता है। पर देखिए, ये कोई आम प्रेरणादायक कहानी नहीं है जिसे सुनकर अच्छा लगे और फिर हम भूल जाएं। हमारा मकसद है इसकी परतों को खोलना, इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही है उसे समझना। हम देखेंगे कि कैसे रवि ने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बनने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, और हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि रवि की कहानी हमें अपने संघर्षों के बारे में क्या सिखा सकती है। हम दो मुख्य सवालों पर गौर करेंगे। पहला, जब बाहरी दुनिया आप पर एक पहचान थोपती है तो आप अपनी अंदरूनी पहचान कैसे बनाते हैं और उसे बचाते कैसे हैं? हाँ, और उसे बचाते कैसे हैं। और दूसरा, प्रेरणा के वो छोटे छोटे स्रोत क्या हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वही स्रोत जो हमें सबसे मुश्किल समय में आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की जमीन बहुत जानी पहचानी है। एक छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार और एक लड़का रवि। हाँ, जिसके लिए स्कूल की फीस देना भी एक रोज की जंग है। ये एक ऐसा माहौल है जहां सपने अक्सर पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहानी का असली विलन शायद गरीबी है ही नहीं। रवि की मुश्किल सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों का रवैया था। उसे अक्सर सुनने को मिलता था, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे ये सब। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी के आत्मविश्वास पर रोज होने वाले छोटे छोटे हमले हैं। और यहीं पर हमें थोड़ा रुककर इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझना होगा। इसे सिर्फ नकारात्मकता कहकर खारिज नहीं कर सकते। यह स्टीरियोटाइप थ्रेट का एक क्लासिक मामला है। स्टीरियोटाइप थ्रेट? हाँ, मनोवैज्ञानिक क्लॉड स्टील और जोशुआ एरोनसन का इस पे बहुत काम है। उनका शोध बताता है कि जब किसी को लगातार ये याद दिलाया जाता है कि वो एक ऐसे समूह से है जिससे कम उम्मीदें की जाती हैं, जैसे रवि के मामले में एक गरीब परिवार से, बिल्कुल, तो वो अनजाने में ही उस स्टीरियोटाइप को सच साबित करने का एक डर पाल लेता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस कम होने की बात नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये डर आपके दिमाग की जो वर्किंग मेमोरी है, मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता, उस पर एक अदृश्य बोझ डाल देता है। मतलब दिमाग एक ही समय में दो लड़ाइयां लड़ रहा है? हाँ, एक जो काम आप कर रहे हैं जैसे पढ़ाई, और दूसरी लड़ाई इस डर से कि कहीं आप दूसरों की उन नकारात्मक उम्मीदों को सच न साबित कर दें। बाप रे, ये तो लड़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। बिल्कुल। तो रवि की लड़ाई सिर्फ लोगों के तानों से नहीं थी, बल्कि अपने ही दिमाग पर पड़ने वाले इस एक्स्ट्रा कॉग्निटिव लोड से भी थी। ऐसे में कोई कैसे टिक सकता है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। रवि ने इन बाहरी आवाजों का जवाब देने के लिए एक आंतरिक आवाज तैयार की। एक अपनी आवाज? हाँ, वो हर रोज खुद से एक संकल्प दोहराता था। और वो संकल्प था, मैं हालात से नहीं, अपने हौसले से पहचाना जाऊंगा। ये लाइन, ये इस कहानी की धुरी है, इसका केंद्र है। सुनने में ये एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक लाइन लगती है, लेकिन क्या पॉजिटिव सेल्फ टॉक सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। रवि का संकल्प देखिए, उसने ये नहीं कहा मैं परीक्षा पास कर लूंगा। उसने लक्ष्य की बात नहीं की। नहीं, उसने कहा मैं हौसले से पहचाना जाऊंगा। ये लक्ष्य पर नहीं, पहचान पर आधारित आत्मसंवाद है। लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसी की बात करते हैं। अच्छा, कि जब आप अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ लेते हैं तो बदलाव ज्यादा टिकाऊ होता है। रवि सिर्फ एक छात्र नहीं था जो पास होना चाहता था, वो एक हौसले वाला इंसान बनना चाहता था। ये तो मानसिकता का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब उसने अपने होने को अपने करने से ज्यादा महत्व दिया। बिल्कुल। उसने बाहरी दुनिया की दी हुई गरीब नाकाबिल लड़की की पहचान को सिरे से खारिज कर दिया और अपनी एक नई पहचान गढ़ी। मनोविज्ञान में इसे कुछ कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विकसित करना, जहां व्यक्ति ये मानने लगता है कि उसके जिंदगी का कंट्रोल बाहरी हालात के पास नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों और कोशिशों के पास है। बिल्कुल। ये संकल्प
उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की एक रोज की प्रैक्टिस थी। तो ये कोई जादुई मंत्र नहीं था। नहीं, ये दिमाग की एक तरह की ट्रेनिंग थी। और शायद यही ट्रेनिंग उसे उसकी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा भी यही है। उसके घर में बिजली नहीं थी। जो आज के दौर में तो सोचना भी मतलब बहुत मुश्किल है। वो रात में पढ़ाई करने के लिए एक छोटा सा दीपक जलाता था, और कहानी में बताया गया है कि हवा के झोंके से दीपक बार बार बुझ जाता था और रवि उसे बार बार फिर से जलाता था। ये दृश्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। ये दीपक वाली बात सुनने में बहुत काव्यात्मक लगती है, पर क्या हम इसे कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं बना रहे हैं? वाजिब सवाल है। असल में तो ये सिर्फ एक मजबूरी थी, एक संघर्ष का हिस्सा। आपका सवाल बहुत सही है, और ये हमें एक गहरे मनोवैज्ञानिक सच की ओर ले जाता है। इंसान, हम सब मीनिंग मेकिंग मशीन्स होते हैं। हम चीजों में अर्थ ढूंढते हैं। मतलब हम हर चीज को एक कहानी देना चाहते हैं। हाँ, वियतनामीज दार्शनिक थिक नाथ हान कहते थे, नो मड नो लोटस, यानी कीचड़ के बिना कमल नहीं खिलता। रवि के लिए दीपक का बार बार बुझना और जलना सिर्फ एक घटना नहीं थी, उसने इसे अपने संघर्ष का प्रतीक बना लिया। उसने एक मजबूरन मिली चीज को अपनी प्रेरणा का स्रोत बना लिया। बिल्कुल। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टूल बन गया। हाँ, बिल्कुल। उसने अपनी लड़ाई को एक बाहरी मूर्त रूप दे दिया। जब हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी और अमूर्त लगती हैं ना, तो उन्हें किसी प्रतीक से जोड़ देने पर उनसे लड़ना आसान हो जाता है। दीपक उसका साथी बन गया। हाँ, उसका गुरु बन गया। हाँ। और जब उसके गुरुजी ने उसकी लगन के बारे में पूछा तो रवि का जवाब यही था। उसने कहा, गुरुजी, दीपक बार बार बुझता है लेकिन जलना नहीं छोड़ता। मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। देखिए, उसने एक निर्जीव वस्तु में अपने जीवन का पूरा दर्शन खोज लिया था। ये हमें विक्टर फ्रैंकल की याद दिलाता है, जिन्होंने बताया था कि कैसे सबसे भयानक परिस्थितियों में भी इंसान अर्थ खोजकर, हाँ, अर्थ खोजकर जीवित रह सकता है। रवि ने अपने अंधेरे में अपना अर्थ खोज लिया था। ये एक जबरदस्त नजरिया है। मतलब उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक बना लिया। और ये संघर्ष एक दो दिन का नहीं था। नहीं, कहानी में साफ लिखा है, सालों की मेहनत, ताने और अनगिनत असफलताओं के बाद आखिरकार रवि ने परीक्षा में अपने गांव में पहला स्थान हासिल किया। और ये सालों की मेहनत वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। हाँ, हम अक्सर सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे की उन अनगिनत रातों को भूल जाते हैं। उन हजारों पलों की कल्पना कीजिए जब दीपक बुझा होगा और शायद रवि के मन में भी निराशा का अंधेरा छाया होगा। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ग्रिट कहती हैं। ग्रिट? जी, ग्रिट। इसका मतलब सिर्फ मेहनत या लगन नहीं है। ये किसी बहुत लंबे समय के लक्ष्य के लिए जुनून और दृढ़ता का मिश्रण है, जो टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है कई बार। हाँ, और रवि की कहानी ग्रिट का एक बेहतरीन उदाहरण है। सालों तक एक ही लक्ष्य के लिए लगे रहना, जब कोई आपकी तारीफ ना कर रहा हो, जब नतीजे दूर दूर तक दिखाई ना दे रहे हों। हाँ, वही असली परीक्षा है। परीक्षा में पहला स्थान पाना तो बस उस ग्रिट का एक बाहरी नतीजा था। और फिर वही होता है जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, नतीजा आते ही दुनिया बदल जाती है पूरी तरह। वही लोग जो उसे ताने मारते थे, जो पढ़ाई छोड़ने की सलाह देते थे, अब उस पर गर्व करने लगे थे। हाँ, हमें तो पता था ये कुछ करेगा। अचानक से सबके लिए रवि एक हीरो बन गया। उनका नजरिया 180 डिग्री घूम गया। और ये समाज के व्यवहार पर एक बहुत सटीक टिप्पणी है ना। बिल्कुल। लोग अक्सर नतीजों से प्रभावित होते हैं, प्रक्रिया से नहीं। इसे एक तरह का कॉन्फर्मेशन बायस भी कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? जब तक रवि असफल था, लोग उसकी हर छोटी मोटी गलती में अपनी इस धारणा की पुष्टि ढूंढते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता। जी। जैसे ही नतीजा आया, उनका पूरा फ्रेमवर्क टूट गया। अब उन्हें एक नई कहानी चाहिए थी, तो उन्होंने कहानी बदल दी। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या रवि को इस बदले हुए नजरिए की जरूरत थी? यही इस कहानी का सबसे गहरा सवाल है। रवि की असली जीत परीक्षा में पहला स्थान पाना नहीं था। नहीं, उसकी जीत उन हजारों रातों में थी जब उसने बुझे हुए दीपक को फिर से जलाया था। बाहरी मान्यता तो बस एक परिणाम है। हाँ, असली संघर्ष और जीत तो प्रक्रिया में ही थी। समाज तो फिनिश लाइन पर खड़े होकर ताली बजाता है, लेकिन असली रेस तो अकेले ही दौड़नी पड़ती है। रवि ने अपनी लड़ाई उसी दिन जीत ली थी जिस दिन उसने तय किया था कि वो हालात से नहीं, हौसले से पहचाना जाएगा। बाकी सब तो बस दुनिया के लिए एक घोषणा थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें,
तो रवि की कहानी हमें बताती है कि हमारी पहचान हमारे हालात तय नहीं करते। हमारे चुनाव करते हैं। हाँ, हमारे चुनाव और हमारा नजरिया तय करता है। उसने अपनी कहानी का लेखक बनना चुना, बजाय इसके कि वो दूसरों को अपनी कहानी लिखने दे। और दीपक और उसे बार बार जलाने का संकल्प इस कहानी को सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत गहरा बना देता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो किसी भी तरह के संघर्ष का सामना कर रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, पेशेवर हो या व्यक्तिगत। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, और ऐसे हवा के झोंके होते हैं जो हमारे दीपक को बुझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब बाहरी दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाए तो हमें अपने अंदर की उस शांत और दृढ़ आवाज को सुनना चाहिए। वो आवाज जो कहती है एक बार और कोशिश करो। ये हमें ये भी सिखाता है कि प्रेरणा हमेशा बड़े बड़े भाषणों या किताबों से नहीं मिलती। कभी कभी वो हमारे आसपास की सबसे साधारण चीजों में छिपी होती है। एक दीपक में, एक पेड़ में, किसी की मुस्कान में। बस उसे देखने और उससे जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। रवि की सफलता के बाद लोगों का नजरिया बदल गया, लेकिन क्या रवि को उस बदले हुए नजरिए की सच में जरूरत थी, या वो अपनी आंतरिक शक्ति से पहले ही जीत चुका था? और एक और सवाल, अगर मान लीजिए इतनी मेहनत के बाद भी रवि परीक्षा में फेल हो जाता, तो क्या उसकी कहानी एक हार की कहानी होती, या क्या उसने अपनी लड़ाई तब भी जीत ली थी जब वो हर रात उस बुझे हुए दीपक को फिर से जला रहा था? हमारी जीत की परिभाषा समाज तय करता है या हम खुद?